Good morning, all of you. Good morning, ma'am. So, here I am back again. Today, we will discuss our last chapter of geography, that is human resource. What we will discuss? Human resource. So, in the previous chapter, at the beginning of the geography, we have read about the resource. All of you? We have read or not? Yes. So, what is resource? Could you tell me what is resource? What is resource? Anything that satisfies our needs is called resource. Anything that satisfy our need is resource. Now, the one word is added to it, that is human. What is human? Human resource. Now, what is human resource? Human resource refers to the number of Human resource. We all are human. We all are resource. How? How? We are fulfilling each other needs. That's why we all are human resource. मैं यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, सर्विस को ले रहे हैं. तो ये क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा कि नहीं? इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले कौन है? ह्यूमंस. फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिजिटल बोर्ड है, लैपटॉप है, पेन है, मार्कर है, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी क्या है हमारे? रिसोर्स. तो इन रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं? इन रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं. इन रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं. और किसके थ्रू यूटिलाइज कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के थ्रू. किसके थ्रू? So in this chapter we will discuss about what is human resource and what are the factors affecting the human resource. It is very important one chapter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके 9th में भी आएगा, ये एक नए नाम से आएगा, होगा वही पीपल एज अ रिसोर्स. इकोनॉमिक्स में आपका सेकंड चैप्टर होगा ये पीपल एज अ रिसोर्स. ये 9th में भी है. ये बहुत इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं दोनों एक दूसरे से, कि रिसोर्स होता क्या है और हम ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स क्यों कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाला कौन है? ह्यूमन. लाइट, फैन, टेबल, बेंचेस, लैपटॉप, पेन, मार्कर सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनको यूटिलाइज करने वाला, इनको यूजफुल बनाने वाला कौन है? ह्यूमन. तो हमने क्या कहा? ह्यूमन रिसोर्स. अब हम क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स. कि एक ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स है. क्या हम रिसोर्स हैं? हाँ. क्यों? क्योंकि जब हमने उस रिसोर्स को अपने तरीके से यूज किया, अपने स्किल्स एबिलिटी लगा के हमने यूज किया, तो वो क्या बन गया? ह्यूमन रिसोर्स. एग्जाम्पल डिजिटल बोर्ड. क्या ये अपने आप बन गया? इसको क्या किया हमने? ह्यूमंस ने अपनी स्किल्स और एबिलिटी के थ्रू, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा बना दिया कि हम जो चाहेंगे इंस्ट्रक्शन इसे देंगे और ये उसको वर्क करेगा. तो ये हमारी एबिलिटी थी कि नहीं? तो हमने क्या बना दिया उसको? ह्यूमन रिसोर्स. क्या बना दिया? Human resource. बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग. क्लियर हो रही है ये बात? पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. पीपल क्या है? इस नेशन का, इस देश का सबसे बड़ा रिसोर्स है. क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करने वाले हम हैं. आपका ट्रांसपोर्ट ले लीजिए. बस बना के खड़ी कर दी, कार बना के खड़ी कर दी, बना के रख दी, तो क्या वो हमारे लिए रिसोर्स होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं. रिसोर्स तो है लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाया. क्यों? क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग यूज में नहीं लिया. आ रही है बात समझ में? तो पीपल क्या है? नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. नाउ nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn into resource. हमारी डिमांड की वजह से, हमारी यूटिलिटीज की वजह से कोई भी रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स बन पाया. ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स जो हमारे द्वारा यूज में लिया जा रहा है.
फैन को मैं बंद कर दूं या फैन को मैं सेटअप करके एक जगह रख दूं, अब उसका क्या यूटिलाइज है? वो तो रखा रखा खराब हो जाएगा। वो यूजफुल कब होगा? जब हम उसको यूज में लेंगे। बताइए, ये लैपटॉप है, कैमरा है, ये सब क्या है? हमारी बुक्स है, हमारी कॉपीज है, उनको बंद करके आप एक जगह रख दीजिए, जब तक हम उसको यूज में लेंगे क्या वो रिसोर्स बन पाएगा? नहीं ना। ह्यूमन रिसोर्स इज द ultimate resource. Human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. आज के टाइम हम क्या करते हैं? ह्यूमन बींग हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमने कभी आज से 20 साल पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा एंड्रॉइड फोन आ जाएगा जो दूर बैठा हुआ इंसान होगा उसको हम देख पाएंगे? हम जब छोटे थे तो वो डायल वाले फोन यूज में लेते थे, तो पूरा एक नंबर पूरा ऐसे घुमाते थे उसको। कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे भी फोन आ जाएंगे, वायरलेस फोन आ जाएंगे जिसमें हम एक दूसरे के फेस टू फेस देख पाएंगे। हमें दूर बैठे हुए का कभी डिस्टेंस फील ही नहीं हो पाएगा कि वो घर में नहीं है, बाहर है। क्या फील होता है ऐसा? जब चाहे तब बात कर लेते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो ये क्या है? एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बीइंग ने डेवलप करी है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट थी, उसकी नीड थी। तो आज ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को और डेवलप कर रहा है और बेटर बना रहा है। कभी हमने सोचा था कि हम जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे थे कि कभी ऐसा बोर्ड भी आ जाएगा जिसपे हमारा एक पेन चलेगा एक डिफरेंट तरीके का? सोचा था कभी ऐसा डिजिटल बोर्ड होगा और हम इस पे पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो ये क्या है? किसने बनाया है इसको? रिसोर्स यूजफुल किसने बनाया? एक ह्यूमन बीइंग ने। एक ह्यूमन बीइंग की स्किल्स ने, उसके थॉट के ने, उसकी एबिलिटी ने हमें एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी दिया है जिसके थ्रू हम एडवांस स्टडी कर पा रहे हैं। आज हमें बुक्स की नीड नहीं होती है, हम इसको खोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। आज कोई लेक्चर मिस हो गया तो हम इसके थ्रू उस लेक्चर को पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ाया था, मेरा छूट गया, तो मैं गो थ्रू हो जाता। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब ह्यूमन बीइंग ने ही तो किया है, हमारी नीड को देखते। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात आती है, क्या रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। हम फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? Resources are unequally distributed all over the earth because they are depend on the various factors. What are the factors? Could you tell me? There are the various factors upon which the resources are depend. क्या factors होते हैं वो? Tell me the factors. First one, topography. Second, climate. Third, soil. Fourth, temperature, availability of water. There are so many factors, right? Human resources like other resources are not equally distributed over the world. They differ in their educational level, age and sex. Their numbers are characteristics also keep changing. क्या हमारे यहाँ पे मेल एंड फीमेल का रेशियो इक्वल है? क्या 50 बॉयज हैं तो 50 गर्ल्स हैं? अगर हम हमारे क्लास का एग्जाम्पल लें तो हमारे क्लास में कितने बॉयज हैं? 14 बॉयज है और गर्ल्स कितनी है? 10। तो क्या रेशियो इक्वल है? नहीं है ना। तो क्या इसी तरह से अगर हम स्टेट्स की बात करें, किसी सिटी की बात करें, किसी वर्ल्ड की कंट्री की बात करें, तो क्या हमें ये रेशियो इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। How many people do you think there are in the whole world? There are 500 children in my school. My village has 100 people. How do you write that in numbers? Around 6.6 billion people. There are 30 children in my class. अब बात चल रही है कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है हमारी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना है। तो यहाँ बच्चे आपस में टीचर से बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि भाई मेरे गांव में तो 1000 लोग रहते हैं, कोई कह रहा है कि मेरी क्लास में 500 बच्चे हैं, कोई कहता है मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं,
और टोटल अगर हम बात करें तो अराउंड 6.6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। एक अप्रोक्सीमेटली लेकर ये कॉन्वर्जेशन हो रही है। क्या हमारे पास इक्वल रेशियो आया है क्या? नहीं आया। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? पॉपुलेशन ही है। क्या है ह्यूमन रिसोर्स? पॉपुलेशन। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम पहले फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। The way in which the people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. क्या कहते हैं? What is the definition? Repeat it again. The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में लोग अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो स्प्रेड हो रखे हैं, सब तरफ फैल रखे हैं, उसको हम, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो ये हमें एग्जांपल दिखाया गया है। लिव इन एशिया, एशिया के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है? जितने भी ये येलो वाले हैं ये क्या है लोग? एशिया। लिव इन यूरोप, ये ऑरेंज वाले कितने हैं? ये हमारे, ये यूरोप के हो गए। लिव इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में पॉपुलेशन स्प्रेड है। ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के बता दिए ब्लू वाले, ये नदर्न अमेरिका के, और इस तरह से ग्रीन हमारे बता दिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड। तो क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इक्वल है? जितना एशिया में था उतना क्या नॉर्थ अमेरिका में है? जितना ऑस्ट्रेलिया में था क्या उतना यूरोप में है? तो ये डिफरेंस है कि नहीं? और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। हम ये सोचें कि ये कब इक्वल होगा, इक्वल होने का वेट करें, तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं होगा। सेक्स रेशियो जो होता है मेल और फीमेल का हमेशा अलग अलग रहेगा, ये कभी इक्वली नहीं हो सकता कि 500 मेल है तो 500 फीमेल होगी, ये जरूरी नहीं है। इनका रेशियो अप एंड डाउन हमेशा रहता है। More than 90% of the world population live in about 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are very crowded. ये एरिया एशिया वाला कौन सा कहलाएगा? Crowded? हाँ, majority, or we can say that's crowded area. Then the crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and the Northeast and North America. Very few people live in the high altitude areas, tropical desert, high mountains and areas of equatorial forest. जहाँ पे हमें फ्लैट सरफेस मिलेगा, प्लेन लैंड मिलेगा, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इस बात को हम पहले समझ चुके कि डेंसली एरिया, पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे लैंड अवेलेबल होगा। जहाँ माउंटेन्स होंगे, हिली रेंजेस होंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली होगी, मतलब कम होगी, क्योंकि माउंटेन्स में, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost 3/4 of the world people live in two continents, Asia and Africa. हमारे पूरे देश की जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो कहाँ रहना पसंद करती है, या हम कहें कहाँ फाउंड होती है, तो वो कौन से एरिया हैं? एशिया और अफ्रीका। 60% of the world population stay in just 10 countries. देख लीजिए अब हमारे देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 60%। कितनी? 60% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? अराउंड 10 कंट्रीज में। कहाँ? 10 कंट्रीज में। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और इन 10 कंट्रीज में कितने लोग रहते हैं? अराउंड 100 मिलियन पीपल से ज्यादा। तो ये देखिए, ये हमारे 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी देश की। तो कौन कौन सी हुई है? जापान, रशियन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड चाइना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको? आई बात समझ में? अब इंडिया हो गया है। अगर हम करंटली अगर मैप की बात करें, अभी करंट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो हमारा इंडिया टॉप पे चल रहा है, राइट? तो ये 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्लियर? एनी डाउट?
Shall we move? Now, we will talk about the density of population. What is the density of population? Density of population means in a particular area how much population living. कितने लोग कितने पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव कर रहे हैं. Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. It is the definition of density of population. इसको आप अच्छे से लर्न कर लें. It is normally expressed as per square kilometer. हम डेंसिटी को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं? किसमें एक्सप्रेस करेंगे हम डेंसिटी को? पर स्क्वायर किलोमीटर. Is it clear? Per square kilometer. Per, it's not working. Okay. The average density of the population in the whole world is 51 person per square kilometer. हमने क्या approximately माना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 51. कितने? समझ आया कि नहीं आया? हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की. किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पॉपुलेशन सरवाइव करती है. हम अगर बात करें कि कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ हमने स्टडी के थ्रू एक अप्रोक्सीमेटली स्टडी के थ्रू हमने ये माना है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में अराउंड 51% इंक्लूड होते हैं. कितने? 51. भाई हम हमारे क्लासरूम का एग्जाम्पल लेके चले कि हमारे क्लासरूम में कितने गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं, कितने लोगों की हमारी सिटिंग है, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 26 टू 28. कितनी मान के चलते हैं हम? 26 टू 28. इसी तरह से यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेटली रेशियो निकाला है कि पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में करीब कितने लोग सरवाइव करते हैं? 51. कितने? 51. क्लियर हो गई ये बात कि हमारा एमसीक्यू में आता है, फिलअप में भी आता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें. South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast Asia. अब ये माना जाता है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. आ गई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी. Now, when there was a conversation going on, when all the 30 students are present, our classroom seems very crowded. Yes, of course. But when the some class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. Why? जब सभी क्लासेस एक असेंबली हॉल में जाके असेंबल हो जाती है तो असेंबली हॉल खाली खाली नजर आता है, और जब हम क्लासरूम में रहते हैं और सभी प्रेजेंट रहते हैं तो हमारी क्लास बड़ी क्राउडेड नजर आती है. अब इसका आंसर सुनिए. बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम. However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded. लेकिन जब क्लासरूम हमारे बड़ी है और उसमें बच्चे इजीली आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी सीट्स फिल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो क्राउडेड नजर आता है. लेकिन जब भी हम हॉल में जाके खड़े होते हैं, हॉल हमारा स्टूडेंट से ज्यादा बड़ा है तो वो क्राउडेड नजर नहीं आता, क्योंकि उसका एरिया कैसे है? बड़ा है. अगर वही पॉपुलेशन को हम कम एरिया में जाके खड़ा कर देंगे, असेंबल कर देंगे, तो वहां क्राउडेड नजर आएगा कि नहीं? क्राउड नजर आएगा. अब आपकी क्लास में भी 30 स्टूडेंट है, मैं 30 को लाके और बिठा दूं, क्या होगा? आपको हिलने की भी जगह नहीं मिलेगी.
होगा कि नहीं? और अभी इस क्लास में से मैं 15 स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? एरिया ज्यादा नजर आएगा और बच्चे कम नजर आएंगे, तो वो स्पेस नजर आएगा। आएगा कि नहीं? तो समझ आ रही है आपको बात? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं? हमारा फर्स्ट वन है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? फर्टाइल प्लेन लैंड है कि माउंटेन है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट है, राइट? Topography always prefer to live on the plains. People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these are suitable for farming, manufacturing and the service activities. कोई भी पीपल फ्लैट लैंड में रहना पसंद क्यों करता है? क्योंकि सर्वाइविंग के साथ साथ उसको और भी एक्टिविटीज करनी होती है। फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, लाइव स्टॉक है, ये सब एक्टिविटी वो कहाँ पे करेंगे? फ्लैट लैंड में। कहाँ करेंगे? फ्लैट लैंड में। माउंटेन एरियाज में या हाई ट्रॉपिकल रेंजेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। The Ganga plains are the most densely populated area of the worldwide. Mountains like Andes, Alps and the Himalayas are sparsely populated. कौन से एरियाज में से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? The Ganga plains are the most densely। अभी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। यहाँ सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? वाटर। वाटर हमें इजी अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी। और जहाँ पे हिमालयाज है, माउंटेन्स है, वहां आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? टोपोग्राफी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टोपोग्राफी। सेकेंड क्लाइमेट। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी, उस वाले एरिया में भी आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। जहां पर कैसा टेम्परेचर होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होगा, वहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, like Sahara Desert, polar regions of the Russia, Canada and Antarctica. Now what is the second one? Climate. Now third one is soil. Fertile soil provides suitable land for agriculture. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra, जैसे हमने पढ़ा अभी कि अगर जहाँ पे रिवर वाले एरिया होंगे, कोस्टल वाले एरियाज होंगे, वहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर वहां पे वाटर अवेलेबल होगा तो वहां की सॉइल भी कैसे मिलेगी आपको? फर्टाइल। फर्टाइल सॉइल होगी तो इसका मतलब वहां पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? नेक्स्ट इज वाटर, बट ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated, while desert have sparse population. आपको डेजर्ट में इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। मिनरल्स। Areas with mineral deposit are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East leads to settling of people in these areas. Now, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा, वो क्या है? सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल कैसे? एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। ऐसे एरियाज जहां पर एजुकेशन अच्छी हो, जहां पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, जहां पे हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी हो, तो वहां आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है पुणे का। कैसे? पुणे में स्कूल्स अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज वहां पे अवेलेबल हैं। वहां पर आपको आफ्टर कॉलेज आपको जॉब भी वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। और जहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हैं उसके नियर बाय आपको रेसिडेंशियल एरिया बहुत सारे मिलेंगे वहां पे, बट चीप रेट पे अवेलेबल होते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एरिया भी अच्छा है। तो इसको हमने क्या एग्जाम्पल में लिया है कि जहाँ पे सोशल फैक्टर सारे इजीली अवेलेबल हैं, वो हमारा हो गया जैसे पुणे। अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे जयपुर का, तो एलएन कोचिंग कितनी ज्यादा हो गई है, फिजिक्स वाला की क्लासेस हो गई है कि नहीं? अन अकेडमी हो गया, बंसर क्लासेस हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे सिटी को प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ।
एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ पे अच्छा हो गया, हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी अच्छी अवेलेबल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज भी हैं, पीजीज वगैरह अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या हो गया, एक तरह से हम एग्जाम्पल जयपुर का भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, अब हमारा आता है कल्चर। प्लेसेस विद रिलीजन और द कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल लाइक वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी एंड आर सम एग्जाम्पल। हमारा कल्चर जहाँ पे शो होता है, जैसे हरिद्वार हो गया आपका, बनारस हो गया, मथुरा वृंदावन हो गए, ये रिलीजियस प्लेसेस है कि नहीं। Now, economic industrial areas provide employment opportunities. Large number of people are attracted to those areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are the densely populated. जैसे अभी रिसेंटली हमारा गुड़गांव हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर है पूरा, वर्ल्ड की सबसे अच्छी एमएनसीज वहां पे खुली हुई हैं गुड़गांव में, बैंगलोर में। बोलते हैं कि नहीं सिलिकॉन वैली बैंगलोर को, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर अवेलेबल है, इंडस्ट्री सेक्टर वहां पर अवेलेबल है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का क्या मतलब हुआ, पॉपुलेशन क्या थी यहाँ पे, मेल और फीमेल। अब हमने क्या बोला, चेंज, क्या बोल रहे हैं हम, चेंज, मतलब मेल और फीमेल का रेशो क्या होगा, डिफर करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम एक बात ये लेके चले कि इस ईयर में जैसे 91 है, ये 92 है, इस ईयर में मेल इतने थे, इस ईयर में फीमेल इतने थे, इतनों की डेथ हो गई मेल की, उसी एज की फीमेल अभी तक अलाइव है, तो मेल का रेशो क्या हुआ, गिर गया, और फीमेल का रेशो बढ़ गया। उसी वक्त मान लो कोई पैंडेमिक आ गया, तो ड्यू टू पैंडेमिक क्या हुआ, फीमेल का रेशो भी कम हो गया, फीमेल का रेशो इतना कम हो गया कि जितना मेल था उससे भी कम हो गया। आज बात समझ में, महामारी, कोई बीमारी, आ गई बात समझ में, क्लियर हो रही है। तो पीपल चेंज की, पॉपुलेशन चेंज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि जब नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, तो ये इसका कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। आगे बस समझ में, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही आए एक साथ पैंडेमिक, हो सकता है देश के कुछ हिस्सों में आ गई, कुछ में नहीं आई। आई बस समझ में। The population change refers to the change in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. It has increased manifold as seen in figure 5.3y. It is actually due to the change in the number of birth and death rate. Birth and death rate का मतलब क्या हुआ, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसका क्या रेशो इक्वल होगा, अलग अलग होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी तो बर्थ रेट भी बढ़ सकती है और डेथ रेट घट सकती है, होगी कि नहीं होगी। और ड्यू टू मेडिकल कॉज ही हम मान लें कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल नहीं थी, तो बर्थ रेट बढ़ सकती है और डेथ रेट भी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। आ रही बात समझ में, मेडिकल फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं हुई अच्छी तो बर्थ रेट क्या होगी, कम हो जाएगी और डेथ रेट भी बढ़ जाएगी। देखो वाइस एंड वर्सा चलेगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। आ गई बात समझ में। The population change refers to the change in the number of people during a specific time. Make it underline. The world population has not been stable. This is actually due to the changes in the number of birth and death rate. For an extremely long period of human history, until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large number of babies were born, but they died early too. कई बार क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं और जल्दी मर भी जाते हैं, जन्म लेने के बाद जस्ट डेथ हो जाती है उनकी। Large number of babies were born and died. This was There were no medical facilities. Sufficient food was not available for all the people.
Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements for all the people. As a result, the total increase in population was very low. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर के पास खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं होगा तो क्या होगा? डेथ रेट बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। और मेडिकल फैसिलिटीज अगर अवेलेबल नहीं हुई प्रॉपर तो क्या होगा? बर्थ रेट भी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। In 1804, the world's population reached 1 million. 155 years later, 1955, the world population reached 3 billion. This is often called population explosion. In 1999, 40 years later, the population doubled in 6 billion. देख लो आप कैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है। पहले कितनी थी? 3 बिलियन, उसके बाद 6 बिलियन 40 साल बाद। The main reason of this growth was that with better food supplies and medicines, health was reducing, death was reducing, while the number of the birth still remained fairly high. अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होंगी तो क्या होगा? बर्थ रेट बढ़ जाएगी, फूड सप्लाई अच्छी होगी तो डेथ रेट भी कम हो जाएगी। बर्थ आर यूजुअली मेजर ड्यूरिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट्स को हम कैसे मेजर करते हैं? बर्थ रेट से। कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट को कैसे मेजर किया जाता है? डेथ रेट के थ्रू उसमें आता है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमने लिखा हम लेके चले बर्थ रेट को। किसको लेके चले? बर्थ रेट को। तो जैसे हमने लिया 25 बर्थ रेट है। कितनी? 25। अब कितने कितने परसेंट के हिसाब से लेते हैं इसको? 1000। कितने परसेंट के हिसाब से? 1000। ये बर्थ रेट हो गई। मान लीजिए हमारे पास डेथ रेट थी पर ईयर की अराउंड 75। कितनी? 75। कितने लोगों के बीच में? 1000। कितने लोगों के बीच में? 1000। तो इसको हम ऐसे मेंशन करके इनका रेशियो निकालेंगे। आई बात समझ में? नाउ व्हाट इज द माइग्रेशन? माइग्रेशन की वजह से भी तो होता है पॉपुलेशन में चेंज, की नहीं होता? ये सब हमने पढ़ा है। माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज होता है ना। व्हाट इज द माइग्रेशन? मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मे बी ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू जॉब हो गया, ड्यू टू एजुकेशन हो गया, किसी भी रीजन की वजह से माइग्रेशन हो सकता है। Birth and the death rate are the natural cause of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. क्या होता है natural growth rate? Make it underline. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called natural growth rate. Clear? आ गई समझ में बात? जब हम बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल ग्रोथ रेट। क्या कहलाएगा? द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो ये वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 1000, 1500, 1800, 1900 में हमारे यहाँ की पॉपुलेशन थी 1625 मिलियन। फिर ये कितनी हुई 50 में? 2500 बिलियन। उसके बाद कितनी हुई? 4000 बिलियन। उसके बाद कितनी हुई ये? 6000। देन उसके बाद 8525 बिलियन। birth rate more than death rate, population increase.
बर्थ रेट अगर ज्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा हो रही है। देन व्हाट हैपन, पॉपुलेशन स्टडी मतलब स्टेबल है, कब, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल होगी, ना बर्थ रेट ज्यादा हो रही है, ना डेथ रेट बढ़ रही है, ना बर्थ रेट बढ़ रही है, ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेथ रेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। आ गया समझ में? Migration is another way by which people's size changes. People may move within a country or between the countries. Now, migration दो तरह का होता है, within a country और outside the country. जो within a country होता है उसको क्या कहते हैं, और जो outside the country होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए दो टर्म्स आती है, एक आती है इमिग्रेंट, क्या आता है, इमिग्रेंट, और एक होता है इमिग्रेंट। देखो ई होता है हमारा एग्जिट, बाहर जाना, ई मतलब एग्जिट बाहर जाना, आई मतलब इन अंदर आना। आपको याद रखने का तरीका बता रही हूं जिससे आप भूलो नहीं, ई एग्जिट बाहर जाना, आई इन अंदर आना। अब देखिए इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री, जो देश छोड़ के चला गया बाहर, एग्जिट हो गया, वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट, आई और ई का ध्यान रखें, ईमी और एमी, ईमी और एमी, ईमी में ई आ रहा है, एमी में आई आ रहा है। तो ईमी मतलब हो गया जो देश को छोड़ के जा रहा है, वो लीव्स द कंट्री, और एमी का मतलब हु अराइविंग इन आवर कंट्री। सपोज टेक एग्जांपल, आई एम लिविंग द कंट्री, दैट मींस एमिग्रेंट, इमिग्रेंट। आई एम लिविंग द कंट्री, इमिग्रेंट फॉर इंडिया। लेकिन जिस देश में मैं अंदर जा रही हूं उसके लिए मैं एमिग्रेंट हो गई, उस देश के अंदर गई तो एमिग्रेंट, और मैं अपना देश छोड़ के गई वो इमिग्रेंट। ई और आई का ध्यान रहे, ई मतलब एग्जिट, छोड़ के जाना, आई मतलब जिस देश के अंदर आप एंटर कर रहे हो या हमारे देश में कोई आ रहा है तो वो एमी कहलाएगा, आई इन। आई समझ में बात क्लियर हुई क्या? Countries like United States of America and Australia have gained in numbers by in-migration or immigration. Sudan is an example of the country that has experienced a loss of population number due to the out-migration, that is immigration. देश छोड़ के जाना इमिग्रेशन, देश के अंदर आना एमिग्रेशन। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, जो देश छोड़कर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, वहां ई आएगा, जो देश के अंदर आ रहा है वो आई होगा। मैं देश छोड़कर जा रही हूं तो मैं ई हो गई, एमिग्रेंट हो गई, इमिग्रेंट हो गई, और जिस देश के अंदर एंट्री कर रही हूं उसके लिए मैं एमी हो गई, इन हो गई। आगे बस समझ में? कोई दूसरे देश से हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारे लिए एमिग्रेंट हो गया, आई वाला, और वो जो देश छोड़ चुका है उस देश वालों के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट। आ गया? इमी और एमी का ध्यान रखें। The general trend of international migration is from less developed nation to the more developed nation in search of better employment opportunities. Within countries, large number of people may move from rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. Now, pattern of population change. Rate of population growth में across the world, जब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्प्रेड पूरे देश में इक्वल नहीं है। Although the world's total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth. अगर हम बात करें कि भाई बर्थ रेट और डेथ रेट
हर देश में ज्यादा है या हर देश में कम है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सभी जगह सेम सेम होगा बर्थ रेट और डेथ रेट? नहीं होगा ना। ये सिनेरियो कैसा होगा? चेंज होगा। कहीं बर्थ रेट ज्यादा होगी तो कहीं डेथ रेट कम होगी। The world total population is rising rapidly. All countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rate. देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, किसका एग्जाम्पल लिया है हमने? कीनिया का। किसका एग्जाम्पल लिया है? कीनिया, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? हाई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? हाई है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसमें बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। बर्थ रेट ज्यादा होने का तो रीजन समझ में आ रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। डेथ रेट ज्यादा होने का रीजन क्या है? जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तभी तो बर्थ रेट ज्यादा हो रही है कीनिया में। हम बात करें कि उसमें तो डेथ रेट भी ज्यादा है। कैसे? Some countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rate and death rate. Now with improving healthcare, death rate have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rate. लेकिन फैसिलिटीज जब इम्प्रूव हो गई तो बर्थ रेट बढ़ गई और डेथ रेट डिक्रीज हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? बर्थ रेट, अगर हम बात करें तो बर्थ रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और डेथ रेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द इम्प्रूविंग मेडिकल फैसिलिटी। In other countries like United Kingdom, population growth is slowly because of both low death rate and low birth rate. ये पॉपुलेशन का हमारा मैप है। ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। नाउ अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की। किसकी बात करेंगे? How crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan far more economically developed than Bangladesh. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है जापान एंड बांग्लादेश का। तो जापान एंड बांग्लादेश दोनों ही एक अच्छी कंट्रीज है जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इकोनॉमिकली वेल डेवलपमेंट की बात करें तो जापान ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। To understand the role of the people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level. सभी का रेशो अलग अलग होता है। आज हम हमारी फैमिली का लें तो क्या हमारी फैमिली में मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं? ये तो बहुत कोइंसिडेंस वाली बात होती है कि दो मेल और दो फीमेल हो। नहीं तो हमारी फैमिली में भी नहीं होता। जेंडर रेशियो इक्वल होता है क्या? जरूरी तो नहीं है। क्या हमारे सभी के घरों का इनकम लेवल सेम होता है? क्या एजुकेशन सेम होता है? नहीं होता है। तो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। पीपल population composition refers to the structure of the population. The composition of population help us to know how many males or females, which age group they belong to, how educated they are and what type of occupation they are employed. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। कितने? 6 हैं। उसमें से टू मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। क्या सबकी एज सेम है? क्या सबका हाइट हेल्थ स्ट्रक्चर सेम है? क्या सबका ऑक्यूपेशन सेम है? क्या सबकी एजुकेशन सेम है? सबका हेल्थ कंपोजिशन सेम है? क्या सभी अर्न करते हैं? तो क्या हमारी फैमिली में डिफरेंस नहीं हो गया? पॉपुलेशन कंपोजिशन सेम है क्या? आपके नियर बाय हाउस का सेम है क्या? नहीं है। जब हमारे नियर बाय हाउसेस का या विद इन हाउस ही हमारे सेम नहीं है तो पूरे वर्ल्ड का सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid. अब हम पिरामिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
पिरामिड बनाएंगे, इसके थ्रू थोड़ा इसका स्टडी करेंगे। The total population divided into various age group, example 5 to 9 years, 10 to 14 years। हमने क्या करा, हमारे पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, 5 to 9 years में एंड 10 to 14 years में। The percentage of the total population सब divided into males and females, और परसेंटेज को किसमें डिवाइड कर दिया हमने, कितने परसेंट मेल है और कितनी परसेंट फीमेल है, और एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया 5 to 9 एंड 10 to 14। अब पढ़ते चले इसको। देखिए अब कॉन्वर्सेशन हो रही है कि ये वाला जो पिरामिड बना है ये ट्रायंगुलर क्यों बना है, किस बारे में बात हो रही है कि जो पिरामिड बना है ये ट्रायंगुलर क्यों बना है। तो वो उसको कह रही है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड है। अरे पॉपुलेशन पिरामिड तो है लेकिन ये ट्रायंगल शेप में क्यों बना है, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट्स दैट, इट शोज द प्रीसेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन अ कंट्री अलोंग विद देयर एज ग्रुप्स। क्या है ये, बोले ये पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसमें हमने मेल एंड फीमेल को शो किया है एज पर देयर एज। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन फॉर अ कंट्री, तो इसका मतलब मुझे एक डिटेक्टिव हायर करना चाहिए जो पॉपुलेशन बता सकेगा मुझे कितने मेल है और कितने फीमेल है। श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज। चलिए करें स्टडी 3 देशों की, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कीनिया की, किसकी बात करते हैं, कीनिया की, जहां पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब देखिए, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द बर्थ। देखिए ये परसेंट है, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। इधर मेल है इधर फीमेल का नहीं बनाया है, लेकिन रेशियो इक्वली है, इधर भी एज उतनी है, इधर भी अगर जैसे 5 to 0 to 4 है ना, अगर ये मेल का है तो इधर भी फीमेल कितना लिया है हमने, 0 to 4। कितना लिया है ये, 0 to 4, ये फीमेल्स हो गई। देन 5 to 9, 10 to 14, सेम इधर हमारा स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़िएगा इसको। द साइज ऑफ द टॉप shows the number of age group above 65 years and reflect the number of death। ये देखिए ये 6 to 64 तक आ गया। अबव 65 जो मेल एंड फीमेल्स की क्या आएगी, बर्थ रेट, डेथ रेट है, सॉरी ये हमारी बर्थ रेट है, और ये ऊपर क्या हो रही है, ये डेथ रेट हो रही है। कीनिया में जब हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी सबसे अच्छी है, इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट कैसी होगी, ज्यादा, और डेथ रेट क्या होगी, कम। बर्थ रेट हो गई ज्यादा, देख लो आप 0 से 4 वाला स्ट्रक्चर, बर्थ रेट देख रहे हो ज्यादा है कि नहीं है, ऊपर जाते जाते अब जब बर्थ रेट अच्छी है ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी, तो डेथ रेट अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा एज के लोग भी कम मरेंगे। आ रही है बात समझ में, जो नेचुरल डेथ होगी वो तो होगी बेटा, उसकी तो ये आ ही गया रेशो, लेकिन वो कंपोजिशन कैसा है, कम है। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई क्या, ये हमें बनाना है, ये ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं, राइट। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड द रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, ऐसा देश जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होगी, ब्रॉड एट द बेस एंड द रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप। दिस इज बिकॉज ऑल्दो many children are born, a large percentage of them die in their infancy, relatively few becomes adults and there are very few old people. This situation uh, uh, typified by the pyramid shows in Kenya, that is 5.7। आगे समझ में आ रहा है, नेचुरली जो 65 के बाद होगी वो तो शोन है ही, बाकी यहाँ पे बर्थ रेट अच्छी है। आगे समझ में, अब यहाँ पे 65 के बाद उन्होंने डेथ रेट ज्यादा कही है क्योंकि वो नेचुरली डेथ अकरेंस है, ड्यू टू पुअर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर पुअर मेडिकल फैसिलिटी होती तो यहाँ पे
बर्थ रेट कम हो जाती। आ गई समझ में बात? आ रहा है? आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ तो लिख रखा है कि जो डेथ रेट है वो भी हाई है, वो ऊपर पढ़ो 65 के बाद दे रखा है। आ रहा है समझ में? तो कीनिया का पॉपुलेशन पिरामिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नीचे से तो कैसा बनेगा? ब्रॉड बनेगा, और टॉप पे जाता जाता कैसे हो जाएगा ये? नैरो। हो गई बात? क्लियर है? In countries where death rate, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the pyramid of India. Such populations contain a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force. देख लीजिए कैसा है इंडिया का? ब्रॉड है, दोनों तरफ से ब्रॉड होता हुआ जा रहा है। सॉर्ट ऑफ इक्वल हम कह सकते हैं। डेथ रेट भी हो रही है और बर्थ रेट भी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। In countries like Japan, low birth rate make the pyramid narrow. ये देखिए जापान का कैसा है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, बर्थ रेट क्योंकि कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज है, एडवांस डेवलप कंट्री है हमारा जापान, लेकिन बर्थ रेट वहां पर कंट्रोल है, और लोग वहां के लेबोरियस हैं, हाई वर्किंग रखते हैं। राइट, कहते हैं ना 18 से 20 घंटे वहां के लोग काम करते हैं, सोते कम है, अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, तो वहां पे आपको डेथ रेट कम मिलेगी। बर्थ रेट कम है क्योंकि वहां पे बर्थ रेट पे कंट्रोल कर रखा है, हमें पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ानी है, 1 or 2 kids आर सफिशिएंट, नॉट मोर देन दैट। आ गया समझ में? नाउ द चैप्टर इज over. We will do the exercise also. Why are people considered a resource? Why? Tell me the answer. Find out from your book right now. Why the people is considered a resource? Tell me the answer. Why the people is considered a resource? Bacha, do it fast. Tell me the answer. Yes, Aryan. Because the people also satisfy our need. It is true. Yes. Because human is the only resource which can utilize the resources properly and make that resource useful for us. Right? What are the causes for the uneven distribution of population in the world? What are the causes? There are so many causes. You can write all the factors: topography, soil, water, mineral, social, economic, and social, economic, and culture. Right. The world population has grown very rapidly by because of more birth rate and less death rate due to the improving health facilities. Discuss the role of any two factors influencing population change. Two factors, birth rate and death rate. इसमें हम माइग्रेशन और इमिग्रेशन भी डिस्कस करेंगे. What is mean by population composition? You have to simply mention the definition of the pattern of population distribution is known as population composition.
What are population pyramid? The pyramid which is broad from the base and narrow from the bottom, which shows age groups and composition of population. Take the correct answer. Which does the term population distribution refers to? The way in which people are spread across given area. Okay, the C. Which are the three main factors that cause population change? Birth, death and life expectancy. It's C1. I will tell you the what is the life expectancy. Life expectancy means कोई human being के कितने chances हैं कि किस age तक वो survive करता है. Right? So its answer is C. In 1999, the world population reached 6 billion. What is the population pyramid? The graphical presentation of its age. Complete the sentence below using some of the following words. Do it. When people are attracted to an area, it becomes densely populated. भाई लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे उसमें? क्योंकि वहां पर फ्लैटलैंड वगैरह होगा. तो क्या आएगा इसका? डेंसली. Factors that influence this include favorable climate, good supplies of natural resources and fertile land. Okay? All of you have done? Very good. All of you have done the exercise. So class, our chapter is over. Did you understand or not? If you have any query, you can ask me. Okay? So class, our chapter is over. Our geography is complete. We will meet in the next session with the new chapter.